हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, मस्त हैं। खुश रहें, मस्त रहें और आगे बढ़ते रहें। हम मनोविज्ञान के अधिगम टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे थे कि अधिगम कहाँ किसे जाता है और कहाँ से लिया गया है। तो इसमें हमने क्या है, सिद्धांत तक आ गए थे कि अधिगम के कौन कौन से सिद्धांत है। उसमें हमने पहला सिद्धांत है उसके बारे में देखा था। तो एक बार क्या थोड़ा सा स्पीड से देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा। सर्वप्रथम हमने देखा था कि अधिगम कहाँ किसे जाता है। तो अधिगम शब्द जर्मन भाषा के एक लर्नन शब्द से लिया गया है, जिसको इंग्लिश में लर्निंग कहा जाता है। यानी कोई व्यक्ति है वो किस प्रकार सीखता है उसी को ही अधिगम कहा जाता है। यह व्यक्ति की उन मानसिक प्रवृत्तियों का योग है जिसके द्वारा व्यक्ति परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ जाता है तथा अपने व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन करता जाता है। यानी कोई व्यक्ति है वो परिपक्व हो रहा है, उसमें थोड़े थोड़े परिवर्तन आ रहे हैं और उसी के अनुरूप क्या है उसमें परिमार्जन या परिवर्तन होते हैं और व्यक्तित्व में सुधार होता है, उसे ही अधिगम कहा जाता है। इसके बाद हमने देखा था कि अधिगम के सोपान है। कौन कौन से इसके सोपान पाए गए थे? हमने देखा था अभिप्रेरणा है। सर्वप्रथम किसी भी व्यक्ति के सामने सबसे अच्छा जो अधिगम का स्रोत है वो कौन सा था? अभिप्रेरणा होती है। उसके बाद वह विभिन्न अनुक्रियाएं करेगा, फिर उसके बाद में उसके सामने विभिन्न प्रकार की बाधाएं आएगी। जैसे बाधाओं से वह निपट लेता है तो खुद को पुनर्बलित महसूस करेगा और उसके बाद में वह जो उसके अनुभव थे उन अनुभवों का संशोधन करता है कि मैंने पीछे क्या गलतियां की थी, अब की बार उन गलतियों को दोहराऊंगा नहीं। और अंत में क्या है, वह अपने लक्ष्य को हासिल कर लेता है। किसको है? अपना जो लक्ष्य बनाया था उसको हासिल कर लेता है। तो ये हमारे क्या थे? अधिगम के सोपान थे। इसके बाद विभिन्न जो मनोवैज्ञानिक है उनके द्वारा इसके क्या परिभाषाएं दी गई थी। यानी अधिगम के बारे में किन किन मनोवैज्ञानिकों ने कौन कौन सी बातें बताई थी। तो सर्वप्रथम आते हैं वुडवर्थ है। वुडवर्थ क्या कहते हैं? नवीन ज्ञान या नवीन प्रवृत्तियों का योग क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। इसके बाद आए थे क्रो। वह क्रो है, उन्होंने परिभाषा दी की थी कि सीखना आदतों ज्ञान आवृत्तियों का क्या है? अर्जन है। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? सीखना आदतों ज्ञान आवृत्तियों का क्या कहलाता है? अर्जन है। इसके बाद हमने देखा था गिलफोर्ड आए थे, उसने कहा था कि किसी व्यक्ति के व्यवहार को देखकर जब हम सीखते हैं तो इसे ही अधिगम कहा जाता है। किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार का आकलन कर कोई व्यक्ति यदि सीख जाता है तो इसे अधिगम कहते हैं। ये हमारे क्या है? गिलफोर्ड नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे, उनके द्वारा बताया गया था। इसके बाद हमने देखा था गेट्स व अन्य हैं। ये क्या कहते हैं? अनुभव व प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में यदि परिवर्तन आता है तो इसे अधिगम कहा जाएगा। यानी अनुभव और प्रशिक्षण को आधार मानकर अधिगम की परिभाषा किसने दी थी? गेट्स व अन्य मनोवैज्ञानिकों ने दी थी। इसके बाद स्किनर क्या कहते हैं? प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन क्या कहलाता है? अधिगम है। यानी कोई व्यक्ति है वो प्रगति कर रहा है और अपने व्यवहार का एक व्यवस्थापन रूप दे रहा है तो इसे क्या कहा जाता है? अधिगम है। एक आए थे हिलगार्ड है, उनके द्वारा कोई भी हम क्रिया करते हैं उसको स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने जैसे स्टार्ट करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? अधिगम के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारे प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे जिनके द्वारा एक परिभाषाएं हैं वो दी गई थी। इसके बाद हमने देखा था कि अधिगम की विशेषताएं क्या क्या विशेषताएं हैं? जन्मजात है, अर्जित है, वांशिक है, वातावरणीय है। तो ये हमने क्या सारी चीजें इनके बारे में देखा था, एक एक चीज को लेकर हमने चर्चा की थी। इसके बाद में क्या है? अधिगम के प्रकार के बारे में चर्चा की थी। तो सर्वप्रथम सामान्यतः आधार पर अधिगम को दो भागों में बांटा है, दो प्रकार बताए हैं। गत्यात्मक या इसे मनोशारीरिक यानी गतिशील अधिगम कहा जाता है। गत्यात्मक है यानी शरीर को हिलाए डुलाएंगे जिसे डायनामिक के नाम से जाना जाता है। दूसरा अधिगम की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा इसका प्रकार था वो संज्ञानवादी अधिगम है, यानी कॉग्निटिव लर्निंग के नाम से जाना जाता है। जब व्यक्ति मानसिक दिमाग का प्रयोग कर किसी भी कार्य को सीखता है तो इसे संज्ञानवादी अधिगम कहते हैं। इसके बाद हमने देखा था उस्सुबेल नाम के एक मनोवैज्ञानिक है, उनके द्वारा अधिगम को 4 भागों में बांटा गया था। 1968 में उन्होंने क्या है 4 भाग बताए थे। एक तो क्या है? रटकर सीखना, रटकर अधिगम या रटकर सीखना है। दूसरा उन्होंने कहा था अर्थपूर्ण सीखना है। तीसरा अधिग्रहण सीखना है और चौथे की अगर बात की थी तो अन्वेषण सीखना है, यानी किसी के पीछे पीछे चलकर उसके बारे में सीखते हैं। तो ये उस्सुबेल के द्वारा है। इसके बाद जो बीएस ब्लूम है उनके द्वारा 3 प्रकार बताए थे, ज्ञानात्मक, भावात्मक और कौन से आते हैं? क्रियात्मक है। जब हम किसी समस्या का समाधान ज्ञान के प्रयोग के द्वारा करते हैं तो इसे ज्ञानात्मक अधिगम कहते हैं। दूसरा है क्रियात्मक, क्रिया के माध्यम से जब करते हैं। और भावनात्मक है जब कोई व्यक्ति भाव में बह जाता है, घृणा है, द्वेष है, खुशी है और किसी से प्रेम प्रसन्न की जो भावना है वो किस में आती है? भावनात्मक पक्ष में आती है। इस प्रकार बीएस ब्लूम ने 3 प्रकार
बताए थे। और इन 3 प्रकारों को अनुक्षेत्र भी कहा जाता है कि अधिगम के अनुक्षेत्र बीएस ब्लूम के द्वारा कितने दिए गए थे, 3 हैं। इसके बाद हमने देखा था कि रॉबर्ट गेले ने अधिगम के कितने प्रकार बताए थे, 8 प्रकार बताए थे। उन्होंने एक पिरामिड नुमा संरचना बनाई थी और इसके माध्यम से बताया था। सर्वप्रथम उन्होंने कहा था कि कोई व्यक्ति का संकेत के माध्यम से सीखता है, यानी संकेत अधिगम है। दूसरा, इनके द्वारा उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम के बारे में चर्चा की गई थी। संकेत है, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम है। तीसरा, इनके द्वारा श्रृंखला अधिगम के बारे में बताया गया था, यानी कोई व्यक्ति है वो श्रृंखला के माध्यम से सीखता है, जैसे साइकिल चलाना सीखा, फिर बाइक चलाना सीखा और अंत में क्या कार चलाना सीखता है, तो श्रृंखला अधिगम है। इसके बाद चौथा है शाब्दिक अधिगम है, कोई व्यक्ति शब्दों का कविता, कहानी, उपन्यास लिखता है तो शाब्दिक अधिगम है। इसके बाद विभेदीकरण अधिगम है, कोई व्यक्ति है दो चीजों में अगर डिफरेंस करना सीख गया तो ये कौन सा कहलाता है, हमारा विभेदीकरण अधिगम है। और अगर पांचवा की बात करते हैं, संप्रदाय अधिगम है। छठा कौन सा है, संप्रदाय अधिगम। पांचवा विभेदीकरण, छठा संप्रदाय अधिगम है। सातवां अधिगम का नियम उन्होंने बताया था नियम अधिगम है। और आठवां है समस्या समाधान अधिगम है। अंत में किसी भी समस्या का समाधान कर लेता है तो इसे समस्या समाधान अधिगम के नाम से जाना जाता है। तो ये इनके द्वारा 8 प्रकार बताए गए थे। रॉबर्ट गेले ने अधिगम के कितने 8 प्रकार बताए थे। इसके बाद हमने देखा था कि एक तो क्या होता है, अधिगम होता है, एक परिपक्वता होती है। एक अधिगम होता है, दूसरा कौन सा होता है, परिपक्वता होता है। इनमें डिफरेंस क्या है, अधिगम तो क्या है, जन्मजात होता है, और परिपक्वता किस प्रकार मानसिकी होती है, अनुवांशिकी होती है, वातावरण होता है। इनके बारे में हमने क्या सारी चर्चा की थी। इसके बाद हम एक रटना और सीखने में डिफरेंस के बारे में देखा था। कोई व्यक्ति है लगातार एक ही चीज बार बार करे तो उसको रटा लग गया है। एक दूसरा होता है वो अर्थपूर्ण किसी मामले के बारे में कोई बात बताता है तो इसे क्या कहा जाता है, सीखना के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमने देखा था कि अधिगम को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक है, एक तो सीखने की इच्छा शक्ति है, दूसरा हमने देखा अभिप्रेरणा है। सीखने की इच्छा शक्ति पर है, दूसरा अभिप्रेरणा है, तीसरा विषय की सामग्री है, चौथा शिक्षण विधियां हैं। यदि उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं तो कोई भी बालक है किसी भी चीज को आसानी से सीख जाता है। यदि हम उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग नहीं करते हैं तो कोई भी बालक है वो उचित तरीके से नहीं सीख पाता है। इसके बाद देखा था हमने बुद्धि व समझ शक्ति। किसी भी बालक की बुद्धि ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, किसी की समझ शक्ति ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, तो इसी के अनुरूप वो क्या है, सीखते हैं। बुद्धि और क्या है, समरण शक्ति है। इसके बाद परिपक्वता है, कोई बालक है छोटी उम्र का है, कोई बड़ी उम्र का है, दोनों में क्या सीखने में डिफरेंस पाया जाता है, तो परिपक्वता है। और इसके बाद हमने देखा शारीरिक स्वास्थ्य है, कोई व्यक्ति यदि स्वस्थ है तो वह किसी चीज को आसानी से सीख जाएगा। दूसरा आगे वजह क्या है, यदि कोई स्वस्थ नहीं है तो वो क्या है, उस चीज को सीखने में टाइम लगेगा। इसके बाद हमने देखा था सीखने का समय, कोई भी चीज है उसको अधिगम करने का एक समय होता है। यदि उस समय परिस्थिति हम उस चीज को सीख जाते हैं तो सीख जाते हैं, यदि उसके बाद उसको सीखने की कोशिश करते हैं तो उसमें क्या है, समय लगता है। तो सीखने का समय भी हमारे अधिगम को क्या करता है, प्रभावित करता है। इसके बाद हमने देखा था वातावरणीय कारक है, आस पड़ोस का वातावरण यदि सूक्ष्म अनुकूल है तो हम किसी भी चीज को आसानी से सीख जाएंगे। यदि वहां शोर शराबा है, किसी भी प्रकार की हमारे अनुकूल स्थिति नहीं है तो उसको हम आसानी से नहीं सीख पाएंगे। इसके बाद हमने देखा था कि जो अधिगम है उसके क्या सिद्धांत है। अधिगम के सिद्धांत में हमने सर्वप्रथम देखा था उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था और इसने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। 1913 में दिया था। अमेरिका के निवासी थे, इनके द्वारा भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद किया गया था। जैसे भूखी बिल्ली थी, पिंजरे में बंद थी, तो बाहर इन्होंने मांस का टुकड़ा रखा था। उस मांस के टुकड़े को देखकर ये उसके ऊपर झपटी थी और अपनी भूख शांत की थी, इसलिए यह क्या कहलाया था, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। यानी उद्दीपक को देखकर कोई व्यक्ति है वो अनुक्रिया करते हैं। कोई भी बालक होता है, किसी भी प्रकार की कोई बात होती है तो क्या उद्दीपक यदि उनके सामने होगा तो उसको लेकर वो अनुक्रिया करते हैं और अंत में क्या लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। तो बिल्ली ने क्या है, बाहर मांस का टुकड़ा था, इससे क्या था, इसलिए इसे प्रयत्न व भूल का सिद्धांत भी कहलाता है। प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। प्रयत्न व भूल का सिद्धांत है, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत है, संबंधवाद, संयोजनवाद या बंध का सिद्धांत भी कहलाता है। कौन सा है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है। इसके बाद हमने देखा था कि इसके मुख्य नियम क्या क्या बताए थे। थॉर्नडाइक के द्वारा उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के जो मुख्य नियम है वो कौन कौन से बताए थे। एक तो इसने कहा था तत्परता का नियम है, यदि कोई व्यक्ति स्वयं सीखने के लिए तत्पर होगा तभी वह सीख पाएगा, अन्यथा वह किसी भी प्रकार का दबाव दे लीजिए, किसी भी प्रकार उसे कह दीजिए, वह नहीं सीख पाएगा जब तक वह अंदर से तत्पर नहीं है। जिस प्रकार एक घोड़े को तालाब के पास ले जाया जा सकता है लेकिन पानी पीने के लिए बातें नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या, अभ्यास का नियम है। यदि कोई व्यक्ति क्या लगातार अभ्यास करता है तो उसको क्या सफलता जरूर मिलती है।
एक उपयोग का नियम, अभ्यास दो प्रकार के होते हैं, एक तो उपयोग करेगा तो उसका है वो चीजें उसे याद रहती है, और दूसरा कौन सा होता है यदि उन चीजों का उपयोग नहीं करेगा तो वो चीजें वो भूल जाएगा, यानी अनुप्रयोग का नियम है। इसके बाद हमने देखा था तत्परता है, अभ्यास का नियम है, और इसके बाद परिणाम व प्रभाव का नियम है। यदि कोई व्यक्ति है उसका परिणाम आता है, प्रभाव आता है, तो उसका उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। जैसे हमारा रिजल्ट आता है, फर्स्ट डिवीजन से पास हुए तो हमें तुरंत प्रभाव से घर वालों ने पुनर्वृत्त किया, तो हमारा क्या ऊपर प्रभाव पड़ा कि हाँ हम अगर अच्छे नंबर लाएंगे तो हमें क्या घर वाले पुनर्वृत्त कर लेंगे, किसी भी प्रकार का क्या है इनाम देंगे। इसे संतोष व असंतोष का भी नियम कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, संतोष व असंतोष का नियम है। यहां तक हमने क्या कल चर्चा की थी, यहां तक हमने कल देखा था कि क्या क्या बातें हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत की कौन से आते हैं, गौण नियम है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के क्या आते हैं, गौण नियम है। ये तो क्या थे, मुख्य नियम थे। मुख्य नियम में कौन सा आता है, एक तो तत्परता का नियम है, दूसरा अभ्यास का नियम है, तीसरा परिणाम व प्रभाव का नियम है। कौन सा था, परिणाम व प्रभाव का नियम है। ये इनके द्वारा मुख्य मुख्य बातें बताई गई थी। अब आते हैं गौण नियम है। तो गौण नियम में पहला कौन सा आता है, बहु प्रतिक्रिया का नियम है। कौन सा आता है, बहु प्रतिक्रिया का नियम है। और दूसरा आता है मानसिक विन्यास का नियम। पहला अगर बात करते हैं बहु प्रतिक्रिया का नियम है, बहु प्रतिक्रिया का नियम है। इसमें क्या कहना चाहता है, थॉर्नडाइक कहता है कि जो भूखी बिल्ली थी उसने क्या है मांस के टुकड़े को झपटने के लिए अपनी ओर उसे आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं की। तो थॉर्नडाइक कहता है कि जब व्यक्ति के सामने उद्दीपक होता है तो उसको देखकर वह विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करता है। तो इसके गौण नियम में पहला कौन सा आता है, बहु प्रतिक्रिया का नियम है। क्या कहलाता है, बहु प्रतिक्रिया का नियम है। दूसरा आता है इसका मानसिक विन्यास का नियम है। दूसरा अगर हम बात करते हैं मानसिक विन्यास का नियम, ये कौन सा कहलाता है अपना, मानसिक विन्यास का नियम है। यानी हम कोई भी जो कार्य करते हैं अपने मस्तिष्क में उसकी एक संरचना बनती है, उस संरचना में से हम एक पॉइंट को उठाते हैं, उसी के अनुरूप उस कार्य को क्या है करते हैं। यानी मस्तिष्क के द्वारा एक विभिन्न विभागों में से एक विभाग को छांटकर किसी भी समस्या का जब हल किया जाता है तो थॉर्नडाइक इसे मानसिक विन्यास का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, मानसिक विन्यास का नियम है। तीसरा क्या है, आंशिक क्रिया का नियम है। तीसरा नियम कौन सा कहलाता है, आंशिक क्रिया का नियम है। कौन सा है, आंशिक क्रिया का नियम है। थॉर्नडाइक इसमें कहते हैं कि कोई व्यक्ति है, कोई है, आप है, मैं हूं, कोई अन्य तीसरा व्यक्ति है, कोई भी जो कार्य करते हैं उसमें सॉरी उसमें कार्य करने के लिए ऐसा नहीं है कि संपूर्ण कार्य एक बार नहीं कर लेते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े बांटे जाते हैं और उन टुकड़ों के समावेशन के आधार पर अंत में उस कार्य को पूर्ण किया जाता है। तो ये क्या कहते हैं, आंशिक विन्यास का नियम है या आंशिक क्रिया का नियम है। किसी कार्य को जब छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है और उन टुकड़ों को अंत में समायोजित कर किसी भी समस्या का समाधान किया जाता है तो थॉर्नडाइक इसे क्या कहते हैं, आंशिक क्रिया का नियम है। आप है, मैं हूं, कोई भी हमारे साथ में समस्या आती है, कोई भी क्या समस्या आती है, जैसे हमें जयपुर से चित्तौड़गढ़ जाना है, जयपुर से क्या है चित्तौड़गढ़ जाना है, तो चित्तौड़गढ़ जाने के लिए हम देखते हैं कि कौन सा हमारा एक रास्ता, तो हमें पता है कि चित्तौड़गढ़ इस प्रकार चित्तौड़गढ़ जाया जाएगा, लेकिन उसके लिए हम देखते हैं कि बस से जाएं, ट्रेन से जाएं, शाम को जाएं, सुबह जाएं, तो उसमें क्या छोटे छोटे खंडों में बांट लेते हैं कि जयपुर से हम क्या है सर्वप्रथम कहां जाएंगे, कोटा जाएंगे, भीलवाड़ा जाएंगे, वहां से क्या है ट्रेन लेंगे, बस लेंगे, वहां से में कम समय लगेगा या स्वयं की गाड़ी लेंगे। क्यों, ये एक बड़ा रास्ता था चित्तौड़गढ़ का, जयपुर से चित्तौड़गढ़ का एक लंबा काफी दूरी है, लंबा रास्ता है, तो इस वहां पर जाने के लिए क्या है, जब हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं और उसको समस्या का समाधान करते हैं, इसे आंशिक क्रिया का नियम कहा जाता है। या अगर हम बात करें कि हमारा एग्जाम है और हमें किसी भी सब्जेक्ट के 7 टॉपिक याद करने हैं, 10 दिन बचे हैं, तो ऐसे नहीं है कि 10 दिन में 7 टॉपिक फटाफट याद, एक दिन में 10 याद होगी, नहीं, एक हम क्रियाकलाप बनाएंगे, एक
नियम बनाएंगे कि आज हमें इतना पढ़ना है, कल इतना पढ़ेंगे और परसों इतना पढ़ेंगे। इस प्रकार जब अंत में 10 दिन पूरे होते हैं, जब एग्जाम पास में आता है, तो वो 10 दिनों में हम उन जो हमें सिलेबस पढ़ना है उस सिलेबस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके याद कर लेते हैं। तो ये क्या कहते हैं, आंशिक क्रिया का नियम है। कोई भी कार्य है उसको छोटे छोटे भागों में बांटकर उस समस्या का समाधान किया जाता है। तो थॉर्नडाइक इसे क्या कहते हैं, आंशिक क्रिया का नियम है। चौथा आता है आत्मीकरण का नियम है। कौन सा आता है, आत्मीकरण का नियम। तो पहला था बहुप्रतिक्रिया का नियम। थॉर्नडाइक कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति के सामने जब समस्या आती है तो एक क्रिया नहीं विभिन्न क्रियाएं करता है और अंत में अपने लक्ष्य को हासिल करता है। दूसरा आता है मानसिक विन्यास का नियम है। अपने दिमाग से सोचेगा कि मैं इस कार्य को किस क्रिया से करूं, कौन सा रास्ता अपनाऊं जिससे यह कार्य आसानी से हो जाए। तीसरा आता है आंशिक क्रिया का नियम है। कोई भी जो बड़ा कार्य होता है उसके छोटे छोटे भाग बांट लिए जाते हैं और उन भागों को सोल्व कर कर एक अंत में जो बड़ा कार्य था उसको उसमें निपुणता हासिल की जाती है। यानी किसी भी बड़े कार्य को छोटे छोटे खंडों में बांट लिया जाता है तो उसे आंशिक क्रिया का नियम कहते हैं। और चौथा आता है आत्मीकरण का नियम है, यानी अपने मन के द्वारा हम किसी भी कार्य में पहले ही सोच लेते हैं सॉरी कि इस कार्य में हम सफलता हासिल करेंगे या इस कार्य में हम असफल होंगे। जब ये एक कहावत आती है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। जब हम अपने मन से यह स्वीकार कर लेते हैं कि हम इस कार्य में विफल होंगे, तो चाहे कोई भी सृष्टि का नियम हो, कोई भी सृष्टि की शक्ति हो, वो हमें सफल नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी आत्मा ने पहले ही मान लिया है कि हम इसमें सफल नहीं होंगे। यदि कोई व्यक्ति पहले ही ठान लेता है कि मेरा यह दृढ़ संकल्प है, मैं अपने इस ही रास्ते पर चलूंगा और एक दिन सफलता हासिल करूंगा, तो ये कौन सा कहलाता है, आत्मीकरण का नियम है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो उसने मन में ही ठान लिया, यानी अपनी आत्मा में ही उसने ठान लिया कि मैं ऐसा कर जाऊंगा, तो ये कौन सा कहलाता है, थॉर्नडाइक के द्वारा गौण नियम बताया गया। ये नियम किस प्रकार का है, आत्मीकरण का नियम है। थॉर्नडाइक के द्वारा किस प्रकार का नियम है, गौण नियम की श्रेणी में बताया गया है। इसके बाद आता है साहचर्य परिवर्तन का नियम है। साहचर्य, इसे साहचर्य परिवर्तन भी कहते हैं और साहचर्य संबंध भी कहते हैं। साहचर्य संबंध का नियम, तो पहला आता है अपना साहचर्य संबंध का नियम है। यानी हम किसी भी कार्य को जब करते हैं तो ऐसे नहीं है उसको ऐसे ही शुरू में जैसा स्टार्ट किया था वैसा अंत में पहुंच जाएंगे। किसी भी कार्य को करने से क्या है, विभिन्न प्रकार की क्रियाकलापों का एक संकलन होता है, समावेश होता है। जिस प्रकार एक बच्चा पहले साइकिल चलाना सीखता है, फिर बाइक चलाना सीखता है और अंत में गाड़ी चलाना सीखता है, तो उसमें क्या है, सभी में साहचर्य है, यानी एक से दूसरी चीजें क्या है, जुड़ी हुई है। तो ये क्या कहता है, थॉर्नडाइक इसको क्या कहते हैं, गौण नियम की श्रेणी में रखा जाता है और इसे साहचर्य परिवर्तन का नियम कहते हैं। ठीक है, यानी अगर हम बात करते हैं कि मैथ का कोई सवाल है, गणित का कोई सवाल है, जब हम अन्य प्रकार का मेजरमेंट साइंस में कई बार ऐसे टॉपिक आते हैं तो उसमें क्या प्रयोग में लेते हैं। एक सब्जेक्ट का ज्ञान जब दूसरे सब्जेक्ट में प्रयोग लिया जाता है तो उसे साहचर्य संबंध का नियम कहा जाता है। और थॉर्नडाइक ने इसे कौन सा है, गौण नियमों की श्रेणी में रखा है। तो थॉर्नडाइक के द्वारा 1913 में भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। पिंजरे में बंद अमेरिका व्यवहारवादी थे। व्यवहारवादी क्या, वंशानुक्रम कानून में विश्वास नहीं रखते हैं। ये कहते हैं जो व्यक्ति जिस परिवेश जिस वातावरण में रहता है उसी के अनुरूप आगे बढ़ता है, वस्तुनिष्ठ बातों पर ज्यादा विश्वास देते हैं। तो थॉर्नडाइक किस प्रकार थे, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ये जो नियम दिए गए थे इसके क्या है, शिक्षा के ऊपर क्या क्या महत्व है, यानी उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा जो बताया गया था इसका शिक्षा में किस प्रकार महत्व है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है, तो इसकी हम चर्चा करेंगे। इस सिद्धांत का शैक्षिक महत्व है, कौन सा आता है, शैक्षिक महत्व है, यानी एजुकेशन में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, शैक्षिक महत्व है। तो शिक्षा में क्या इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है और इस सिद्धांत से हम क्या 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 चीजें देखते हैं। तो पहली बात इसका शैक्षिक महत्व क्या कहलाता है कि अनुभव से लाभ उठाना है। क्या है, अनुभव से लाभ उठाना है। क्योंकि भूखी बिल्ली थी, भूखी बिल्ली ने जैसे ही पिंजरे में
बंद किया उसको, उसने पंजा मारना स्टार्ट किया, लगातार पंजे मारे, पहला दूसरा तीसरा चार पांच बार लगातार उसने किया। तो उसे एक बार पता चल गया कि मैं क्या इस प्रकार पंजे से अगर झपटूंगी तो मुझे मांस का टुकड़ा हाथ नहीं आएगा। अनुभव से लाभ उठाया उसने, क्या है अनुभव से, यानी इतने पंजे मैंने ऐसे बेकार में मारे, अगर मैं इस प्रकार पंजा मारूंगा तो मांस का टुकड़ा मेरे पास आ जाएगा। तो उसने क्या अनुभव से लाभ उठाया है। तो शिक्षा में यदि हम किसी भी प्रकार की गलती कर रहे हैं तो पीछे के अनुभवों का एक संकलन हमारे पास होता है, उन अनुभवों का प्रयोग कर कर उनका लाभ उठा सकते हैं। तो प्रथम शैक्षिक महत्व क्या है, अनुभव से लाभ उठाना है। दूसरा क्या है, निरंतर निरंतर अभ्यास पर बल देता है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत क्या है, निरंतर व्यक्ति को यह कहता है कि तू निरंतर लगातार कंटिन्यू प्रयास करता चल। तो निरंतर प्रयास पर देने वाला अधिनियम कौन सा है, नियम कौन सा है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है। इसकी अगर बात करते हैं, अभ्यास की क्रिया पर आधारित है। पहला कौन सा आता है, पहली अगर हम बात करते हैं तो अनुभव से लाभ उठाता है, निरंतर अभ्यास पर बल देता है, यानी निरंतर प्रयास कर निरंतर अभ्यास पर बल देता है। और तीसरा इसमें एक और आता है कि अभ्यास की क्रिया पर आधारित है, अभ्यास की क्रिया पर आधारित है। तो ये क्या कहता है कि लगातार प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। लगातार अभ्यास करने से कोई भी व्यक्ति है वो निपुण हो जाता है। तो लगातार अभ्यास की क्रिया पर आधारित होता है, अनुभव से लाभ उठाना है, निरंतर प्रयास करता है या निरंतर अभ्यास करने पर जोर देता है, और अभ्यास की क्रिया पर क्या कहलाता है, आधारित है, करके सीखना है और असफलता में सफलता है। चौथा क्या है, कोई व्यक्ति है वो क्या है, करके सीखना। कोई व्यक्ति है जो किसी प्रकार का कार्य करता है तो कर कर सीखेगा, क्योंकि भूखी बिल्ली थी, उसने लगातार प्रयास किया, कर कर क्या है एक पॉइंट ऐसा है वो पूरा सीख गई है। पहला है अनुभव से लाभ उठाया, बिल्ली ने लगातार प्रयास किया तो उसे एक अनुभव हो गया, उससे लाभ उठाया, अभ्यास किया, प्रयास किया, और इसके बाद उसने करके सीखा और उसे क्या है असफलता में सफलता मिली। लास्ट में क्या है असफल हो रही थी, एक पॉइंट ऐसा है वहां सफल हो गई। तो पांचवा आता है असफलता, असफलता में सफलता मिली। प्रश्न आएगा असफलता में सफलता नियम किस अधिनियम पर आधारित है या अधिगम के किस सिद्धांत पर आधारित है, तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है। छठा की अगर बात करते हैं तो निराशा में आशा मिली। छठा नियम कौन सा आता है, निराशा में आशा मिली। लगातार वह निराश हो रही थी लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया, एक बिंदु ऐसा आया, उसे क्या है आशा मिली। निराशा में आशा है, यानी यह सिद्धांत कहता है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्या पता कब हमारी आशा के अनुरूप परिणाम आ जाए। तो निराशा में आशा का परिणाम किस सिद्धांत पर आधारित है, ये हमारा उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है। आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता के नियम पर आधारित कौन सा आता है, सातवां आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता के नियम पर आधारित है। ये क्या कहता है कि यदि किसी व्यक्ति में आत्मविश्वास है, ओवर कॉन्फिडेंस है, उसमें कॉन्फिडेंस है, आत्मनिर्भरता है, तो वह सीख जाएगा। और यह जो नियम है छोटे जो बालक होते हैं उनके सीखने के लिए उपयोगी है। छोटे बालकों के लिए, छोटे बालकों के सीखने में उपयोगी, छोटे जो बालक होते हैं उनके सीखने में उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है बहुत उपयोगी है। छोटे बालकों के सीखने में उपयोगी है। छोटे छोटे बालक हैं तो उनको लगातार क्या प्रयास करवाए जाते हैं, गलती कर देते हैं, क्या कबूतर होता है, क्या खरगोश होता है, इस प्रकार लगातार उनसे बुलवाए जाते हैं और लिखवाए लिखवाए जाते हैं और बुलवाए जाते हैं। तो एक बार ऐसा समय आता है लगातार प्रयास करने से वो सीख जाते हैं। तो छोटे बालकों के लिए विशेष उपयोगी है। और तत्परता के सिद्धांत पर आधारित है, तत्परता के नियम पर आधारित। एक बार इसमें क्वेश्चन आया था
कि एक घोड़े को आप तालाब पर तो ले जा सकते हैं, लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ये कौन से नियम पर आधारित है? तत्परता का नियम। और ये कौन सा आता है? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है। और उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? थॉर्नडाइक के द्वारा 1913 में उन्होंने एक बुकी विधि पर प्रयोग किया था। अमेरिका के निवासी थे और ये व्यवहारवादी की श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन गोल घुमाकर किसी भी प्रकार पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या है, एक और बात आती है, सफलता से बढ़कर दूसरा कोई पुनरावृत्ति नहीं है। यदि कोई व्यक्ति तैयारी करता है और अंत में वह अपने इच्छित परिणाम को हासिल कर लेता है तो वह सबसे खुश, सबसे पुनरावृत्ति का सबसे अच्छा तरीका है। यानी सफलता से बढ़कर, एक ये पॉइंट पूछा जाता है कि सफलता से बढ़कर, सफलता से बढ़कर पुनर्बलन का कोई अच्छा तरीका नहीं है। यानी कोई व्यक्ति यदि सफल हो जाता है तो उसका सबसे खुशनुमा पहल कौन सा होता है? वो पुनर्बलन होता है, जिसको लेकर वह तैयारी करता है, जिस लक्ष्य को लेकर उसने स्टार्ट किया था उस लक्ष्य को अंतिम समय में क्या हासिल कर लेता है। तो ये क्या कहता है, सफलता से बढ़कर कोई अच्छा दूसरा पुनर्बलन नहीं है, क्योंकि उसने क्या है, सफलता का जो आनंद लिया है, जिस लक्ष्य के लिए वह तत्पर होकर चला था, मोटिवेट हुआ था, विभिन्न अनुक्रियाएं की थी, उसके सामने बाधाएं आई थी, उन बाधाओं से उसने क्या है निकलकर पुनर्बलित होकर बाहर निकला था और विभिन्न प्रकार के समावेशों का प्रयोग किया था, अनुभवों का संगठन किया था, अंत में उस लक्ष्य को हासिल किया। तो सबसे ज्यादा खुशी उसे उसी समय मिलती है जब वह अपने इच्छित परिणाम को हासिल करता है। तो ये हमारा क्या था, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है। कौन सा आता है? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है। इसके प्रतिपादक थॉर्नडाइक थे। ये क्या है, कंप्लीट होता है। और इस सिद्धांत के प्रयोग का पूछा जाएगा किस के ऊपर किया गया था? तो एक भूखी बिल्ली थी, उसके ऊपर क्या है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक के द्वारा इसका प्रयोग था वो किया गया था। अब हम इसके बाद दूसरा सिद्धांत पढ़ेंगे, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है, या इसे शास्त्रीय बंधन सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, या इसे अगर हम दूसरी श्रेणी की अगर बात करते हैं तो दो चीजों में जब इंटरलेट होता है तो इसे संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो दूसरा सिद्धांत आएगा अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है। हम क्या पढ़ रहे हैं? अधिगम के सिद्धांत है। तो दूसरा आता है अनुकूलित अनुक्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है, या इसे अगर हम बात करते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, या इसे संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत है, प्राचीन परंपरागत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके हिंदी में कई नाम मिल जाएंगे, यानी एक चीजें दूसरे से संबंध खाएगी, तो इसके क्या विभिन्न नाम है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंग्लिश में, इसका एक ही नाम होगा, कंडीशन रिस्पांस थ्योरी है, CR थ्योरी है, कंडीशन रिस्पांस थ्योरी है। इंग्लिश में इसका एक ही नाम है, कंडीशन रिस्पांस थ्योरी। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है, या प्राचीन प्रत्यावर्तन का सिद्धांत है, या इसे अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके प्रवर्तक की अगर हम बात करते हैं, इस सिद्धांत को किसके द्वारा दिया गया था? तो इसके प्रवर्तक आते हैं पावलोव, रूस के निवासी थे, रूसी शास्त्री थे, पावलोव है, इनके द्वारा अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत दिया गया था। और यह सिद्धांत इन्होंने सन 1904 में 1904 में दिया था। 1904 में सॉरी अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है, कंडीशन रिस्पांस थ्योरी है, वो पावलोव के द्वारा दिया गया था। पावलोव के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था जिसे किस नाम से जानते हैं? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। अब बात करते हैं कि इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रयोग क्या जानवर पे किया, व्यक्ति पे किया, या किसी महिला के ऊपर किया? तो 1904 में रूसी शास्त्री पावलोव के द्वारा इन्हें बाद में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इन्होंने क्या है 1904 में एक कुत्ता था,
कुत्ते के ऊपर क्या इनके द्वारा प्रयोग किया गया था। तो एक कुत्ता था, किस प्रकार इन्होंने प्रयोग किया था, एक कुत्ते को लिया था, कुत्ते को कमरे में बंद कर दिया था। वही बिल्ली जिस प्रकार भूखी थी, इस प्रकार कुत्ता भी क्या भूखा था, और उसे कमरे में बंद कर दिया गया। बाहर कमरे के घंटी लगी थी, कमरा था उसको बाहर से बंद कर दिया गया था और कुत्ते को अंदर बिठा दिया गया था। कमरे के बाहर घंटी लगी हुई थी, घंटी लगी हुई थी, और वह जो ऋषि शास्त्री पावलव थे वो उसके ऊपर प्रयोग कर रहे थे। वो बाहर से भोजन ला रहे थे, बाहर से क्या है भोजन ला रहे थे, लेकिन कमरे का गेट बंद, कुत्ते को पता नहीं था बाहर से भोजन आ रहा है, बाहर से क्या आ रहा है भोजन आ रहा है, कुत्ते को बिल्कुल भी पता नहीं था। तो पावलव जी गेट पर आए, गेट पर आते उन्होंने क्या घंटी बजाई, घंटी बजाई, और घंटी बजाने के 5 से 7 सेकंड के अंदर गेट खोलते हैं, और गेट खोलने के बाद कमरे में प्रवेश करते हैं। उनके हाथ में भोजन था। जैसे ही कुत्ता भोजन को देखता है, जैसे ही कुत्ते ने क्या भोजन को देखा, भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में क्या आ जाती है, लार आ जाती है, लार टपकाने लगता है। तो कुत्ता क्या है भोजन को देखकर प्रथम बार लार टपकाता है, लेकिन दूसरी बार वो आते हैं, दूसरी बार आते हैं, उसी प्रकार वो गेट के पास खड़े होते हैं, घंटी बजाते हैं। थोड़ी देर कुत्ता बैठा रहता है, फिर खड़ा हो जाता है। क्यों, उसे पता है कि घंटी पिछली बार बजाई थी तो भोजन आया था, क्या पता अब की बार भोजन आए। तो वो कुत्ता खड़ा हो जाता है। जैसे ही पावलो जी अंदर आते हैं तो कुत्ता फिर लार टपकाता है। इसी प्रकार तीसरी बार पावलो जी फिर गेट पर आए, गेट पर आए, जैसे उन्होंने घंटी बजाई, घंटी बजाते ही कुत्ते ने क्या लार टपकाना स्टार्ट कर दिया। क्यों, उसका उस भोजन के साथ संबंध स्थापित हो गया, उस घंटी के साथ क्या संबंध स्थापित हो गया। उसने मान लिया कि अब की बार भी मेरे लिए क्या है भोजन आएगा। तो जो क्रिया पहले भोजन को देखकर कुत्ते के द्वारा लार टपकाना हुआ करता था, वो अब घंटी बजाते ही उसने क्या स्टार्ट कर दिया। तो यह क्रिया किसके ऊपर की जाती है, ये तो क्या है भोजन है, ये तो क्या है भोजन है। भोजन में कुछ मिला रहे थे, इधर क्या है अपना कुत्ता है, भोजन है कुत्ता है, और ये क्या है कमरे में बंद है, ये कमरा मान लेते हैं। और जैसे ही आता है भोजन आता है तो लार टपकाना है। पावलोव 1904 में कुत्ते को कमरे में बंद करते हैं, और कमरे में बंद करने के बाद एक घंटी लगी होती है, उस घंटी को पावलोव जी गेट पर आकर के है बजाते हैं। ये पावलोव जी अपने इधर पावलोव जी खड़े हैं, ठीक है। तो ये पावलोव जी आते के घंटी को बजाते हैं। जैसे ही घंटी को बजाते हैं तो कुत्ते को पहली बार में तो कुछ पता नहीं चलता, दूसरी बार जब आते हैं, पहली बार तो जैसे ही पावलोव अंदर बढ़ेंगे, भोजन उसके सामने रखेंगे तो वो लार टपकाएगा। क्यों, भोजन को देखकर स्वाभाविक क्रिया व्यक्ति की कि वह लार टपकाता है। अपने भी कोई चीज है खाने के लिए, क्या अपने इच्छा अनुसार कोई सामग्री अपने सामने पड़ी होती है तो हम उसको देखकर क्या लार टपकाते हैं। तो इसी प्रकार कुत्ते के सामने जब भोजन लाया गया तो उसने क्या भोजन को देखकर लार टपकाई। दूसरी बार गेट लाया तो गेट तक आए थे, तब तक उसने लार नहीं टपकाई, लेकिन तीसरी बार तो घंटी बजाते उसे पता चल गया कि क्या है मेरे लिए भोजन आ रहा है। तो पहले तो भोजन था, कुत्ता था, जैसे ही घंटी बजाई उसके लिए क्या है यहां से क्वेश्चन निकलते हैं कि कुत्ते के द्वारा भोजन के प्रति क्रिया किस प्रकार की है, स्वाभाविक है या अस्वाभाविक है। तो इसमें क्या है हम एक देखते हैं, एक इसमें सीरीज बनेगी। यहां तो क्या होगा कुत्ता होगा, और ये अपना क्या था भोजन आया कमरे में बंद, कुत्ता कमरे में बंद है, भोजन आया, और ये क्या अपनी घंटी है। कुत्ता भोजन को देखकर जब लार टपकाता है तो इसे किस प्रकार की क्रिया में शामिल किया जाएगा। तो कुत्ता है वो, जब अगर हम बात करते हैं पहले कुत्ता है, कुत्ता जब भोजन को देखकर अपनी लार टपकाता है तो ये उसकी क्या है स्वाभाविक क्रिया है, स्वाभाविक क्रिया है। यानी उसका स्वभाव है, हमारे व्यक्ति का हर का स्वभाव है कि हमें कोई जब अपनी इच्छा अनुकूल चीज खाने को मिलती है तो हमारे मुंह में लार आ जाती है। तो कुत्ते के द्वारा जब प्रथम बार भोजन को देखकर लार टपकाई जाती है तो ये कौन सी कहलाती है, स्वाभाविक क्रिया है। लेकिन दूसरी बार पावलोव जी आए थे, वो क्या है आए थे, आते ही उन्होंने क्या घंटी बजाई थी, घंटी बजाई थी। तो कुत्ते के द्वारा घंटी की आवाज पर लार टपकाना कौन सी क्रिया है, ये स्वाभाविक थोड़ी है। घंटी में उसे क्या पता कि भोजन मिलेगा या ना मिलेगा, भोजन तो सामने था तो स्वाभाविक क्रिया की लार आएगी। या दूसरी बार उसने क्या घंटी बजाते लार टपकाना स्टार्ट कर दिया, तो ये स्वाभाविक थोड़ी है, ये इसकी क्या कहलाती है अस्वाभाविक क्रिया है। ये थोड़ा सा धीरे समझ में आएगा, अस्वाभाविक क्रिया है।
तो कुत्ते के द्वारा भोजन को देखकर जब लार टपकाई जाती है तो ये कौन सी है, उसकी स्वाभाविक क्रिया है। लेकिन कुत्ते के द्वारा जब घंटी को देखकर ही लार टपका दी जाती है तो ये क्या कहलाती है, अस्वाभाविक क्रिया है। कौन सी है, अस्वाभाविक क्रिया है। इसके साथ ही एक आता है स्वाभाविक उद्दीपक है और दूसरा अस्वाभाविक उद्दीपक है। तो कुत्ता है, इसकी अगर हम बात करते हैं, कुत्ता जो होता है, कुत्ता है, उसने जैसे ही भोजन को देखा और भोजन को देखकर उसने लार टपकाई तो ये क्या है, एक स्वाभाविक उद्दीपक है। कौन सा आता है, स्वाभाविक उद्दीपक है। क्यों, कुत्ता भोजन को देखेगा तो ये क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक है। और जैसे ही कुत्ते ने घंटी के प्रति लार टपकाई, घंटी को देख, ये क्या है, अस्वाभाविक उद्दीपक है। क्यों, उद्दीपक उसके सामने क्या था, भोजन था, भोजन को देखकर उसके मुंह में लार आ रही थी तो ये क्या स्वाभाविक उद्दीपक है, यानी स्वाभाविक सी बात है। लेकिन उसने घंटी के प्रति लार टपकाना स्टार्ट कर दिया, ये क्या है, अस्वाभाविक उद्दीपक है। तो ये हम सिद्धांत है, इसके बारे में पूर्ण पढ़ेंगे। आज तो मैंने थोड़ा सा बताया है कि पावलोव के द्वारा सन 1904 में एक कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया गया था जिसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से जानते हैं। उद्दीपक नहीं है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, थोर्नडाइक के द्वारा बिल्ली के ऊपर है। लेकिन अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है, शास्त्रीय अनुमोदन का सिद्धांत है या कंडीशन रिस्पांस थ्योरी है, ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये हमारा अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है। ये रूसी शास्त्री पावलोव के द्वारा सन 1904 में दिया गया था। इन्होंने कुत्ते को कमरे में बंद किया था और बाहर से क्या, उन्हें गेट बंद कर दिया था। घंटी के प्रति जब बटन बजाते थे घंटी बजती थी, तो पहले तो उसने भोजन के प्रति लार टपकाना शुरू किया, फिर उस घंटी के प्रति ही उसने लार टपकाना शुरू कर दिया था। और इसको लेकर के उसमें अनुकूलित समय कारक है, विभेदीकरण है, विभिन्न प्रकार के तत्व क्या शामिल हो जाते हैं। तो इसके बारे में चर्चा के अगले सेशन में करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके दोस्तों, थैंक यू।